नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। कल के वीडियो में हमने देखा था जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ, वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। लगभग 55 मिनट का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट, जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है मैक्स सारा हमने कंप्लीट किया है बहुत अच्छे से। तो हमारा एक टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस का कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक हम आज कर रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका सीयूटी पीजी एलएलएम 2023 में आया था। हु इज कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपके सामने। अब आपको बताना था, जूरिस्ट के चार नाम है, ऑस्टिन थे, मेन था, पूछता है, या सेविंगी था। आपको बताना है भाई किसने ये बात बोली थी, किसे ऐसे ये बात कहा जाता है डार्विन इन बिफोर डार्विन, किसे कहा जाता है। तो आंसर आपको पता है, सेविंगी इसका हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना आंसर पता करो और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ो कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि बच्चे को स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पता होना चाहिए, और हमें पता है कि ऑस्टिन आपके एनालिटिकल स्कूल में है, मेन पुस्ता सेविंगी आपके हिस्टोरिकल स्कूल में है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन इस बार हिस्टोरिकल स्कूल से आया है। नेक्स्ट बार क्या पता आपके टाइम में 2024 में एनालिटिकल स्कूल से आ जाए, फिलोसफिकल स्कूल से आ जाए, नेचुरल स्कूल से आगे नेचुरल स्कूल से आ जाए, नो वन नोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये 5 स्कूल्स होते हैं आपके। एनालिटिकल, उसको इंपेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका नेचुरल लॉ स्कूल होता है। फिर आपको फिलोसॉफिकल या एथिकल स्कूल भी बोलते हैं इसको। हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल होते हैं। ये 5 स्कूल हैं। अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की लगभग। तो इसीलिए हम इसको 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनालिटिकल या इंपेरेटिव स्कूल के बारे में अच्छे से। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यूजीसी नेट, क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, जो भी आप एग्जाम सोच सकते हो लॉ से रिलेटेड, उसके अंदर अगर आपका स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आएगा एनालिटिकल इंपेरेटिव स्कूल से, वो हम इस वीडियो में अच्छे से बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम भाई ये स्कूल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। भाई वी रीड डिफरेंट स्कूल्स, क्यों पढ़ना इनका हमारे लिए जरूरी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हर जूरिस्ट की है ना अलग अलग फिलोसफी होती है। वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो फिलोसफी होती है उनको, तो उनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग ही उनको एक अलग अलग स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिफरेंट अप्रोचेस बाय वेरियस जूरिस्ट थ्रू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ। हमारा मतलब क्या, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी पुराने टाइम में ये सब बातें बोली थी लॉ के रिगार्डिंग। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो लॉ का जो एक बेसिक कंसेप्ट है, जो लॉ की एक बेसिक मीनिंग है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाएं। इसीलिए हम अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग स्कूल के जूरिस्ट ने एक लॉ के रिगार्डिंग क्या अपनी बात कही है, तो हमारे अकॉर्डिंग वास्तव में वो उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है, किसने किसको क्रिटिसाइज किया है, वही सब हम इस सब्जेक्ट में, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लैट पीजी के लिए कोई भी आप एग्जाम लॉ से रिलेटेड देते हो, मोस्टली हर एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस आता है। तो शुरू करते हैं। एनालिटिकल इंपेरेटिव स्कूल, जिसे हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात आपको यही पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे पहले कि विच स्कूल इज नोन एज द पॉजिटिविज्म। ठीक है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, नेचुरल या फिलोसफिकल। आपको पता होना चाहिए ये आपका एनालिटिकल या इंपेरेटिव स्कूल को ही पॉजिटिविज्म कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये निकल सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये स्कूल है इसका एक मोटो था, ओबी सिविटस ईबी लेक्स। ठीक है, ये आपका मैक्सिम है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा ओबी सिविटस ईबी लेक्स का मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वेयर देयर इज अ स्टेट देयर विल नॉट बी एनार्की। ठीक है, एनार्की का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई स्टेट जहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि वहां पे जो लोग हैं वो बिना किसी लॉ के, बिना कोई उनकी अथॉरिटी के आपस में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेट में आपको एटलीस्ट अगर मोनार्की चाहे भले ही हो, अगर आपका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो मोनार्की हो, तो वो भी हम मान सकते हैं कि ठीक है वो स्टेट अच्छा चल रहा है, उसका मतलब देख रेख हो रही है किसी राजा के थ्रू, जो भी तानाशाह है उसके थ्रू। लेकिन अनार्की की बात जहाँ पे आ जाती है, अनार्की की बात जब भी हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है उसके जो सिटीजन है उनको डील करने के लिए। तो उबी सिविटस ईबी लेक्स कह रहा है वेयर देयर इज अ स्टेट देयर विल नॉट बी एनार्की। जहाँ पे स्टेट है तो पक्की बात है वहां पे एनार्की नहीं होगी। ठीक है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। तो ये आपके मैक्सिम कहता है। आपसे इस मैक्सिम से क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं एग्जाम में, आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि इस स्कूल की पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच हम क्यों कह रहे हैं, बार बार हम इस स्कूल को पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव अप्रोच के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे अब देखते हैं।
क्योंकि इस स्कूल का जो मेन फोकस है ना वो केवल यही है, एज जो थिंग्स है ना जैसी हैं वैसी ही रहें, ना कि हम ये चाह रहे हैं कि इनका ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि इनके अकॉर्डिंग ये है, जो इन स्कूल के जो जूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे अकॉर्डिंग लॉ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लॉ में ये कमी है वो कमी है। हम ये कह रहे हैं कि जो एट प्रेजेंट जो भी कानून है वो जैसा है वैसा है, ठीक है। मेनली फोकस ऑन थिंग्स एज दे आर, जो प्रेजेंट में उन्हीं पे फोकस किया है, नॉट एज दे ought टू बी, ना कि भाई आने वाले टाइम में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या इनमें कोई कमियां हैं, वो इन्होंने कोई बात करी नहीं है। इनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसीलिए इस स्कूल को हम पॉजिटिविज्म के नाम से भी जानते हैं। मेन कंसर्न इनका क्या था, लॉ दैट इज एक्चुअली फाउंड एंड नॉट द आइडल लॉ, यानी कहने का मतलब यही है सेम बात कि जो उन्हें जैसा लॉ मिला है उसी पे इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, उन्होंने उसी को एनालाइज किया है, ना कि इनके अकॉर्डिंग कोई आइडल लॉ। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आपका आइडल कौन है, भाई आप किसको अपना आइडल मानते हो, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं वो सब सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई आइडल लॉ नहीं है कि भाई लॉ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो लो है एक्चुअली में है, ठीक है जैसा भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे पॉजिटिव अप्रोच भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सोर्सेज अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये मानते हैं कि लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स और कस्टम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सोर्सेज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हर एक पॉइंट ऐसा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए इंटररिलेटेड टॉपिक्स हैं। हर एक लाइन हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, हम एनालिटिकल स्कूल में आपका सबसे पहले बेंथम को पढ़ते हैं हम। देखिए इसके पीछे लॉजिक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं अब इनको। होता क्या है कि जब भी आप कोई भी मान लो एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम मान ले हम, तो यूपीएससी में कई बार देखा होगा आपने, जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं कि आंसर कॉपी अपलोड कर देते हैं, जो भी टॉपर होता है उसकी अपनी वेबसाइट पे, कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी थी। जिसका सिलेक्शन होता है, जिसकी अच्छी रैंक आती है, उसी की वो आंसर कॉपी अपलोड करते हैं, ताकि पता चले कि भाई टॉपर ने क्या लिखा था। तो कहने का मतलब यही है कि जो टॉपर होता है उसी की वैल्यू करी जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एनालिटिकल स्कूल में अनलिमिटेड आपके जूरिस्ट हो सकते हैं। हमें नहीं पता कितने थे, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन हम केवल ये 4 या 5 जूरिस्ट हैं, इन्हीं को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके काफ़ी ट्रेंडिंग में थे। इन्होंने जो बोला वो आज के जो मॉडर्न टाइम की बात करें तो इनकी कुछ बातों का असर आज के मॉडर्न टाइम पे भी दिखता है, इसीलिए हम फिलहाल इन 4 जूरिस्ट को ही पढ़ेंगे। बेंथम है आपके, ऑस्टिन है आपके, फिर आपके हार्ट है और एक आपके कैल्सन है। तो एनालिटिकल स्कूल में हम इन 4 लोगों को पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो ये अपने स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स थे, तो इन्होंने जो भी बात बोली है हमें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारे लिए वैल्यूएबल है और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेंथम कंसेप्ट ऑफ लॉ की बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने ईयर दिया हुआ है 1748 और 1832, ये इसका एक रीजन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि 4 जूरिस्ट के नाम दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इनको आप सीनियरिटी का जो इनका ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करिए, या फिर जो इनकी टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उनके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए। तो आपको ये तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको सभी इन जूरिस्ट का टाइमलाइन पता होगा कि भाई किसका क्या टाइमलाइन था। तो आप एग्जैक्ट टाइमलाइन मत याद करो कि 1748 था, 1832 था, आप इनकी क्रोनोलॉजी बना लो। तो क्रोनोलॉजी से मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे बेंथम सीनियर है हमारे, उसके बाद ऑस्टिन है हमारे, उसके बाद हार्ट है हमारे, और उसके बाद कैल्सन है। तो आप अपना एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो BAHK, ठीक है, BAHK करके आप बना सकते हो क्रोनोलॉजी की। हाँ भाई, अगर एनालिटिकल स्कूल की बात करें तो BAHK इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सीनियर से लेके जूनियर तक का, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रिक्स बना के याद करना है, क्योंकि याद करने में थोड़ी आपको परेशानी होगी। तो हम बात करें बेंथम की, तो बेंथम हमारे जो पॉजिटिविज्म स्कूल है आपका, जो इसका नाम है, इसी के फाउंडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि फाउंडर कौन है आपके एनालिटिकल स्कूल के, तो बेंथम फाउंडर माने जाते हैं। और क्वेश्चन क्या आता है कि एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के फादर कौन है, तो वो भी आपके बेंथम है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो ऑस्टिन है वो आपके फादर है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के। पॉइंट नंबर 3 देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ऑस्टिन आपके इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के हैं और आपके बेंथम आपके एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के फादर हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर स्कूल है इसी का ही। बेंथम ने क्या किया था कि बेंथम ने जो मेन काम किया था वो एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। ये होते क्या है, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, व्हाट द लॉ इज, जो फिलहाल लॉ है जो हमें मिला है वो, और एक सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस मतलब व्हाट द लॉ ought टू बी, क्या ये होना चाहिए। इन्होंने इस चीज को डिफरेंशिएट किया था कि एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। सेम बात जो हमने देखी थी कि भाई
मेन फोकस इनका क्या है इस थिंग पे, एज द थिंग्स दे आर एंड नॉट एज दे ought टू बी, ठीक है। यही यहाँ पे बेंथम ने इस चीज को, अगर हम टेक्नोलॉजिकल टर्म में बोले, लीगल टर्म में बोले तो एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं व्हाट द लॉ इज, एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं व्हाट द लॉ ought टू बी। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस आपका है जो करंट में आपका लॉ है, और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हो आइडल लॉ, क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बेंथम के अकॉर्डिंग क्या है कि लॉ इज असेंबलेज ऑफ साइंस, डिक्लेरेशंस और वायलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय सोवरेन इन ए स्टेट। ये आपको पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी, आपको पूरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये कौन से जूरिस्ट ने बोला था, ये कौन से जूरिस्ट का ये व्यू है, कौन से जूरिस्ट का ये ओपिनियन है। तो आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड्स आप याद करोगे कि बेंथम के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, असेंबल है, किन किन चीजों का असेंबल है, साइंस का, डिक्लेरेशन का और एक्ट का, अडॉप्टेड बाय किसके द्वारा अडॉप्टेड किया गया है, सोवरेन स्टेट के द्वारा अडॉप्टेड किया गया। तो वही एक लॉ है बेंथम के द्वारा। बेंथम ने सपोर्ट किया था लेजियस फेयर, काफी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है, आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में यूज करी जाती है। जब भी हम ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो लेजियस फेयर का जिक्र हमेशा होता है, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हमेशा लेजियस फेयर का वर्ड जरूर यूज होता है। पक्का आपने सुना होगा, आपने कभी ना कभी एलएलबी के टाइम में। तो लेजिस फेयर का मतलब होता है कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो जो स्टेट है वो कम से कम इंटरफेयर करे, अगर कोई स्टेट में जो लोग हैं वो अपनी कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये बेंथम का कहना था, सपोर्ट करते थे बेंथम लेजिस फेयर को। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लेजिस फेयर की थ्योरी किसने सपोर्ट करी थी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखें हम तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म, ठीक है। यूटिले क्या है ये, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाली प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेंथम जी ने दिया था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यूजीसी नेट में मैंने देखा है काफी बार अपीयर हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यही पूछ लेगा कीवर्ड देके किसने ये किया था, तो आपको पता होना चाहिए बेंथम जी ने किया था। अभी देखो आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझको याद हो गया है, ठीक है। लेकिन जब आप कम से कम 15-20-25 जूरिस्ट पढ़ लोगे, पूरा स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, 5 स्कूल हैं इसके अंदर, हर स्कूल में 4-4 5-5 6-6 हम जूरिस्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करके एंड में आपके 25-30 जूरिस्ट हो जाएंगे और किसी ने कुछ ना कुछ तो बोला है, तो एंड में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए साथ के साथ याद करते चलो, जो भी मैं वीडियो डेली बना रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ और डेली ही उनको याद कर लो, और एंड में जब जूरिस्प्रूडेंस पूरा खत्म हो जाएगा एक बार आप उसको तब रिवाइज कर लेना, और एक बार एग्जाम से पहले जो एक हफ्ता होगा आप एक बार उसको तब रिवाइज कर लेना। ऐसे आपका जो भी आपने याद किया है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कहने का मतलब यही है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म का कि भाई हमारा मेन पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनका आपका जो हैप्पीनेस है वो हम देख के चले, उसी के अकॉर्डिंग एक लॉ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही एक लॉ एक समाज में होना चाहिए। उन्होंने यूटिलिटी को डिफाइंड किया द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए थिंग टू प्रिवेंट सम इविल, ठीक है, इविल यहां से पेन की बात कर रहे हैं हम, और प्रिकॉर सम गुड यानी प्लेजर की बात कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका एक थ्योरी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ हिडोनिज्म। हिडोनिज्म का अगर आप गूगल वर्ड करोगे तो इसका मीनिंग होता है कि किसी इंसान, हिडोनिस्ट बोलते हैं जिस इंसान को पेन और प्लेजर दोनों अच्छा लगता है उसे हम हिडोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी ये पेन और प्लेजर वाली, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हिडोनिज्म। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ मस्ट फुलफिल, इन्होंने कहा था कि जो लॉ है अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस बोली थी इन्होंने कि ऐसा लॉ होना चाहिए जो प्रोवाइड करे सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करे आपको, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए टू प्रोवाइड अबंडेंस प्रोवाइड करे आपको, और टू फेवर इक्वलिटी एंड मेंटेन सिक्योरिटी, ये 4 चीजें बोली थी इन्होंने। टू प्रोवाइड सब्सिस्टेंस, टू प्रोड्यूस अबंडेंस एंड टू फेवर इक्वलिटी एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी। इनके अकॉर्डिंग ये था कि लॉ के अंदर ये 3-4 क्वालिटीज होनी चाहिए, वही एक जेन्युइन लॉ माना जाता है। उन्होंने की थ्योरी की बात कर लें, डॉक्ट्रिन ऑफ हिडोनिज्म की थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, तो इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। हर जूरिस्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो कितने बड़ा सेलमेंट से लेके हो, चाहे सेवंगी से लेके हो, चाहे बेंथम से लेके हो, हर एक की थ्योरी को एक टाइम पे आके क्रिटिसाइज किया जाता है अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा। तो हिडोनिज्म की बात करें तो हम क्रिटिसाइज किस ग्राउंड पे किया गया था, किया गया था कि भाई जो प्लेजर और पेन थ्योरी इन्होंने दी है कि कैन नॉट बी द फाइनल टेस्ट ऑफ द एडवोकेसी ऑफ लॉ। आप केवल प्लेजर और पेन थ्योरी के बेस पे आप ये नहीं बता सकते कि हाँ यही एक
एग्जैक्ट कंसेप्ट है लॉ का, ठीक है। तो यही इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का मेन ग्राउंड यही था। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बेंथम की जो थ्योरी थी उनको किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ हीडोनिज्म के थ्रू पेन एंड प्लेजर की ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया था। अगला जो लिस्ट पढ़ते हैं हम एनालिटिकल स्कूल में, ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ लॉ। ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ लॉ टाइम पीरियड की बात करें 1790 से 1859, ये आपके बेंथम के जूनियर थे, ठीक है, और आपके हार्ट के आपके सीनियर थे, ठीक है, BAHK, ठीक है, BAHK आपको ऐसे याद रखना है, BAHK, आप इसका कोई भी निमोनिक बना सकते हो। तो ऑस्टिन की बात करें तो इन्होंने भाई अपना एक एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया था। उनका क्या मेथड था, वो लॉ शुड बी केयरफुली स्टडीड एंड एनालाइज्ड एंड द प्रिंसिपल अंडरलाइंग देयरऑन शुड बी फाउंड आउट, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई लॉ को आप केयरफुली स्टडी करो, उसको एनालाइज करो, और उसके बाद कोई प्रिंसिपल निकल के आ रहा है उसको आप कोशिश करो कि उसको फाइंड करो और उसको अप्लाई भी करो, ठीक है। उनका मतलब कहने का मतलब ये था। कंसेप्ट बाय हिम, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड यूज किया जाएगा, जस्ट पॉजिटिविज्म आपका वर्ड दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसके कौन सा जो इससे रिलेट करता है, आपको पता होना चाहिए, ऑस्टिन की बात यहाँ पे करेगा। तो जस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है वो आप समझ लिए। उनका मतलब यही होता है कि लॉ जो है वो सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इन्फीरियर्स। कहने का मतलब ये है, जस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें कि लॉ कोई कोई अजीब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉ केवल सिंपल वही चीज है जो पॉलिटिकल सुपीरियर लोग होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फीरियर्स लोग के लिए कोई भी अगर ऐसा आपको कमांड दे रहे हैं, सैंक्शन दे रहे हैं, तो वो एक आपका लॉ माना जाता है। ये उनका एक जस्ट पॉजिटिविज्म से कहने का तात्पर्य था। ये मैंने आपको बताया है कि ऑस्टिन आपके फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हैं और बेंथम आपके फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है सेकंड पॉइंट में। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना, क्वेश्चन काफी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनका जो लेक्चर था वो पब्लिश किया गया था एक इनकी टाइटल में, द प्रिवेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ही डिफाइंड लॉ, उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइंड किया, ए रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना आप कि इन्होंने लॉ को पूरा ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये किसने, जूरिस्ट ने डिफाइन किया था इस चीज को, लॉ को, इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए क्या कहना चाह रहा है कि लॉ कोई कुछ नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो आपको गाइडेंस के तौर पे दिए जाते हैं, किनके लिए, इंटेलिजेंट बीइंग, यानी कि हमारे आम आदमियों के लिए, किनके द्वारा दिए जाते हैं, बाय क्या कह रहा है, एन इंटेलिजेंट बीइंग। इंटेलिजेंट बीइंग से मतलब है इसका जो आपके स्टेट होता है, जो सोवरेन अथॉरिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, हैविंग पावर ओवर हिम, यानी कि हिम का मतलब हम पे, आम नागरिकों से, आप पे, मुझ पे, उसकी बात कर रहा है। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग यही थी लॉ की डेफिनेशन। इन्होंने बताया कि दो प्रकार के लॉ होते हैं, प्रॉपर लॉ और इम्प्रॉपर लॉ। प्रॉपर लॉ में इन्होंने बताया कि वो चीजें इंक्लूड होती हैं, लॉ ऑफ कोड मान लीजिए आप, ह्यूमन लॉज मान लीजिए, पॉजिटिव लॉज मान लीजिए। इम्प्रॉपर लॉज में उन्होंने बोला कि लॉ बाय एनालॉगी मान लीजिए। एनालॉगी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो किसी चीज से, मेटाफर की बात करें हम, जैसे आप किसी चीज का अतिशोक्ति करते हो किसी चीज के साथ कंपैरिजन करके, तो वो कह रहा है कि वो इम्प्रॉपर लॉज होते हैं, प्रॉपर लॉज आर वैलिड लॉज होते हैं, ठीक है। एवरी लॉ मस्ट हैव थ्री एलिमेंट्स, इनका कहना था कि थ्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था कि बेंथम के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स इन्होंने बताए थे। अकॉर्डिंग टू हिम ए लॉ मस्ट फुलफिल टू प्रोवाइड सब्सिस्टेंस, टू प्रोवाइड एबंडेंस एंड टू फेवर इक्वलिटी एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी। इनके अकॉर्डिंग फोर एलिमेंट्स थे, और अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग तीन एलिमेंट्स थे, कमांड, सेक्शन एंड सोवरेन, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही आएगा कि कमांड, सेक्शन, सोवरेन किसके मतलब जूरिस्ट के एलिमेंट्स थे अगर उन्होंने लॉ को डिफाइन किया था तब, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके ऑस्टिन थे। कमांड सेक्शन एंड सोवरेन थ्योरी के नाम से भी इनको, ऑस्टिन को कई बार जाना जाता है। तो बात करें इन्होंने ऐसा अपने लिए जो लॉ का इन्होंने डेफिनेशन दिया, तो उन्होंने कमांड, सेक्शन और सोवरेन को तीन बेसिक एलिमेंट्स क्यों माना, वही हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही सेड लॉ इज कमांड ऑफ ए सोवरेन, इसीलिए वो कहते हैं कि लॉ कुछ नहीं है, केवल जो सोवरेन स्टेट है उसी का एक कमांडिंग जो लैंग्वेज है वही एक लॉ है। Law is nothing but a command of a sovereign state, and if there is disobedience, then there is a sanction for this. देखिए जो तीनों एलिमेंट्स थे, कमांड, आपका सोवरेन और सैंक्शन, वही इस आपको लाइन में यूज किया गया है कि लॉ कोई कुछ नहीं है, बस एक कमांड है। कमांड किसके द्वारा दी जा रही है, एक सोवरेन स्टेट के द्वारा दी जा रही है। डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन अनार्की की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड इफ देयर इज डिसओबीडियंस, अगर उसका वोलेशन होता है, डिसओबीडियंट होता है उसका, तो वहां पे फिर सोवरेन स्टेट पूरा फुल्ली आपका पावर में है कि भाई वो आपके सैंक्शंस लगा सकता है अगर वहां पे उसका डिसोबीडियंस होता है तो यही इनके अकॉर्डिंग लॉ की डेफिनेशन है। इनको भी मैंने जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, मैंने जूरिस्ट क्रिटिसाइज ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ लॉ, जो इनका ये कमांड, सेक्शन और सोवरेन की थ्योरी थी,
इनको इनकी थ्योरी को भी काफ़ी जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग ये था कि लॉ इज़ नथिंग बट जनरल विल ऑफ ए पीपल। वो कह रहे हैं कि भाई लॉ कोई आपका ये नहीं है कि कमांड सेक्शन थ्योरी है। लॉ एक वही है कि जो किसी देश के आम लोग जो चाह रहे हैं, जो वहाँ पे जो टेरिटरी में पर्टिकुलर रह रहे हैं, वो जो लोग चाह रहे हैं वही एक लॉ है, ठीक है। उन्हीं को देख के अगर कोई कानून बना दिया जाता है तो वही एक लॉ होता है। जरूरी नहीं कि उसके अंदर आपका कोई कमांड हो, उसके अंदर कोई आपकी सैंक्शन हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई हमें सोवरेन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग, कुछ जूरिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर अनार्की स्टेट है तो वहां पे भी आपका पॉसिबल है कि एक अच्छा कंसेप्ट ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग बोला कि देर इज नो नीड ऑफ सैंक्शन एंड कमांड्स, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ऐसे ऐसे जूरिस्ट एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन निकल चुके हैं आप देख सकते हो। हर जूरिस्ट से लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कराते चल रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नो वन नोज, ठीक है। हार्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ की बात करें तो इनकी टाइमलाइन है 1907। ये आपके हम देखें तो बेंथम और आपके ऑस्टिन और उसके बाद उनके जूनियर हैं ये, लेकिन आपके ये कैल्सन के सीनियर हैं, यानी कि BAHK, ठीक है। BAHK आपको याद रखना है, आपको निमोनिक्स बना के बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका ये नहीं कि आप सुन लोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे, आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है ये। बात करें हार्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ की बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम एग्जाम में आता है, पूछ ले जाता है, द कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी थी, तो ये आपका हार्ट्स यहाँ पे हो जाएगा। इन्होंने ये बुक किस लिए लिखी थी वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, कमांड सेक्शन और थ्योरी, जो हमने पढ़ा है यहाँ पे कमांड सेक्शन और सोवरेन थ्योरी, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी। ही रोट बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ फॉर क्रिटिसाइजिंग ऑस्टिन थ्योरी। ये आपको पता होना चाहिए, दो चीजें यहाँ से निकल के आ गई। उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स विच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड नॉन ऑप्शनल करेक्टर but which are at the same time amenable to formalization, legislation and adjudication। इनका कहने का मतलब है कि जो लॉ है वो कुछ रूल्स कंसिस्ट करता है, जिनकी काफ़ी ब्रॉड एप्लीकेशन होती है, नॉन ऑप्शनल करेक्टर होता है उनका, लेकिन साथ ही साथ उनको आप फॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हो लेजिस्लेशन के थ्रू, और उनका एडजुडिकेशन भी होता है। इनका मतलब हम बात करें झुकाव, तो इनका थोड़ा सा झुकाव, जो ऑस्टिन जो कह रहे थे भाई कमांड सेक्शन थ्योरी वाला, उसके अंदर जो उन्होंने कमांड और सेक्शन को ज़्यादा फोकस किया था। हार्ट उन चीज़ों को थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और चीज़ें इन्होंने बाद में क्या एक्सप्लेन की, उन्होंने बोला ही सेड दैट लॉ इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स। यानी कि हम बात करें यहाँ पे जहाँ पे ये बात कही गई थी, मैंने जो क्रिटिसाइज ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू देम लॉ इज नथिंग बट ए जनरल व्यू विल ऑफ ए पीपल। तो यही ये हार्ट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ही सेड दैट लॉ इज ए सिस्टम ऑफ ए सोशल रूल्स, ठीक है, विच अक्वायर द करेक्टर ऑफ लीगल रूल्स। कह रहे हैं कि जो सोशल रूल्स हैं वही समय के साथ साथ धीरे धीरे आपके लीगल रूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही एक लॉ है, वही एक सिस्टम है लॉ का। हार्ट्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी लॉ की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो भी आपके जूरिस्ट जो भी लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रहे हैं, जैसे इन्होंने भी दी थी कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग मेरे कौन से आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज असेंबलेज ऑफ साइंस, डिक्लेरेशन, वोलेशन, कंसीव्ड, एडोप्टेड, ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। फिर हम पैरेलली यहाँ पे देखें तो इन्होंने भी, ऑस्टिन ने भी लॉ को डिफाइन किया है, रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग। तो आप कीवर्ड याद रख सकते हो, इंटेलिजेंट बीइंग वाला याद आ जाए तो ऑस्टिन हो जाएगा। और अगर हम बात करें असेंबलेज ऑफ साइंस, डिक्लेरेशन की बात करें तो आपका बेंथम हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दिए, 3 एलिमेंट्स, कमांड सेक्शन सोवरेन। इन्होंने आपके यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए थे, टू प्रोवाइड सब्सिस्टेंस, टू प्रोवाइड एबंडेंस, टू फेवर इक्वलिटी एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी। तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे ही आपके हार्ट्स ने भी डेफिनेशन दी लॉ की, जो आपको याद करनी है। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ ए सोशल रूल्स विच एक्वायर द करेक्टर ऑफ लीगल रूल्स, ठीक है। लॉ प्रिस्क्राइब्स नॉट ए कमांड बट ए स्टैंडर्ड ऑफ ए कंडक्ट। यानी कंडक्ट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, लीगल रूल्स की बात कर रहे हैं। तो यानी इन्होंने साफ साफ बोला कि जो जो लॉ है वो कमांड पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, वो फोकस करता है लीगल रूल्स पे फोकस करता है। यानी ये साफ साफ खुला आपका जो ऑस्टिन की थ्योरी थी कमांड सैंक्शन सोवरेन, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। लॉ इज कंसर्न्ड विद ओब्लिगेशंस रेदर देन कॉशन, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन की बात, जब वर्ड इसने यूज किया है, आपके हार्ट ने वर्ड यूज किया है क्वेश्चन, तो हम बात कर रहे हैं सैंक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लो कंसेंट विद ओब्लिगेशंस है रेदर देन कॉन्शन, यानी कि आपको कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है, ओब्लिगेशंस है। और ओब्लिगेशन से इनका मतलब है ओब्लिगेशन इज सिमिलर टू ए ड्यूटी। यानी इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी समाज में अगर कोई सोशल रूल्स हैं, यानी कि उस समाज को वो सोशल रूल्स पसंद है, तो वो टाइम आने के बाद धीरे धीरे वो एक रूप ले लेते हैं लीगल रूल्स में, ठीक है। पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो ये सोशल रूल से लीगल रूल बना है,
ये एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सैंक्शन था वो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक ओब्लिगेशन है, यानी कि ओब्लिगेशन से वो कहना चाह रहे हैं कि ये एक ड्यूटी है, हर एक फंडामेंटल ड्यूटी आप इसको कह सकते हो, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो ये ओब्लिगेशंस आपके क्वेश्चन नहीं है, ये ओब्लिगेशंस आपके एक ड्यूटी है जो वहाँ के सोशल रूल्स, जो वहाँ की सोसाइटी है वो फॉलो करती है। हार्ट के अकॉर्डिंग लॉ की ये डेफिनेशन थी। इन्होंने भी, जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे हम देखें, बेंथम ने भी आप अगर पूरा ये बताया था कि भाई हमने देखा कि डेफिनेशन दी, फिर उन्होंने लेसिस फेयर के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में बताया, लॉ की डेफिनेशन बताई उन्होंने, मस्ट फुलफिल कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन बताया इन्होंने। ऐसे इन्होंने फिर ऑस्टिन ने जस्ट पॉजिटिज्म की बात करी, फिर उन्होंने डिफाइन किया लॉ को, फिर एलिमेंट दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बारी आती है कि इन्होंने जो यहाँ पे रूल्स को डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया था लॉ को कि भाई प्रॉपर लॉ होते हैं और एक इम्प्रॉपर लॉ होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने जो अपने रूल्स पे फोकस किया है, सोशल रूल्स एंड लीगल रूल्स पे, तो उन्होंने बोला दो टाइप के रूल्स होते हैं मेनली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। तो प्राइमरी रूल की बात करें हम, तो कह रहे हैं दिस रूल लेज डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और इम्पोज ड्यूटीज, यानी ये कह रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो इंटरनेशनल लॉज को ये प्राइमरी रूल मान रहे हैं, यानी कि ऐसे रूल जो एक स्टैंडर्ड ले करते हैं कि भाई आपको जो सेकेंडरी रूल बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा। सेकेंडरी रूल पढ़िए आप, रूल्स बाय विच द प्राइमरी रूल्स में बी एट सर्टेन इंट्रोड्यूस एलिमिनेटेड और वेराइड, यानी कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, स्टैट्यूट बनता है किसी भी देश का, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो हम चीज़ें कहाँ से एसर्टेन करते हैं, वो हम प्राइमरी रूल से एसर्टेन करते हैं। वो प्राइमरी रूल किसके बारे में बताता है, इंटरनेशनल लॉ की। तो साफ साफ आप यहाँ पे कह सकते हो कि हार्ट के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉज थे उनकी ज़्यादा अहमियत है आपके जो लोकल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट, उनसे ज़्यादा। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉज प्राइमरी रूल में आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट आपके सेकेंडरी रूल में आते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है यहाँ से कि इन्होंने रूल्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड प्राइमरी रूल्स में आपके इंटरनेशनल लॉज आते हैं, सेकेंडरी रूल्स में आपके कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट आते हैं। सेकेंडरी रूल वो रूल्स होते हैं बाय विच द प्राइमरी रूल्स में बी एट सर्टेन इंट्रोड्यूस एलिमिनेटेड और वेरिड, यानी कि इंटरनेशनल लॉज में जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी ट्रीटीज हैं, वही आपका यहाँ से निकल के सेकेंडरी रूल्स में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टैट्यूट में एसर्टेन किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, या एलिमिनेट किया जाता है, या उसको वेरी किया जाता है। तीन चार चीज़ें करी जाती हैं इंटरनेशनल लॉज को देख के। अकॉर्डिंग टू हिम द यूनियन ऑफ, इनके अकॉर्डिंग जो लॉ की डेफिनेशन है वो इन्होंने फिर से बताया कि अगर मैं रूल्स के रिगार्डिंग बात करूं, वैसे इन्होंने शुरुआत में बताई बेसिक डेफिनेशन वो ये थी, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ अ सोशल रूल्स विच एक्वायर द करेक्टर ऑफ लीगल रूल्स। बाद में इन्होंने जब लॉ के टाइप बताए कि भाई दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को रीफ्रेम किया कि अकॉर्डिंग टू मी द यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ ए लीगल सिस्टम, यानी कि कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल का यूनियन ही आपका एक पर्टिकुलर कोर है लीगल सिस्टम का, वही आपका एक मेन थीम कह सकते हैं हम। जहाँ पे प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल को यूनियन कर लिया जाएगा, वही एक पर्टिकुलर लॉ माना जाएगा। उन्होंने कंसेप्ट दिया द अल्टीमेट रूल ऑफ रिकॉग्निशन। ये कंसेप्ट सारे आप याद करते चलना, जैसे इन्होंने बेंथम ने आपका डॉक्ट्रिन ऑफ हेडोनिज्म दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटिज्म दिया था, लेजिस फेयर को इन्होंने सपोर्ट किया था। चार तीन वर्ड हो गए यहाँ पे। ऑस्टिन की बात करें तो जस्ट पॉजिटिविज्म को किया था इन्होंने, कमांड सेक्शन सोवरेन थ्योरी की बात करी थी यहाँ पे। यहाँ पे हम इनकी बात करें तो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स आपका क्वेश्चन बन सकता है, किसने किया था, जो हार्ट हो जाएगा आंसर। फिर इन्होंने कंसेप्ट दिया था द अल्टीमेट रूल ऑफ रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है अल्टीमेट रूल ऑफ रिकॉग्निशन से, उन्होंने बोला ही सेड ए रूल इज वैलिड व्हेन इट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द रूल ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कहने का मतलब यह है कि ये सोशल रूल्स की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कानून तभी वो वैलिड कानून माना जाएगा जब वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी उनका कहने का मतलब केवल एक ही मतलब है कि सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सोसाइटी के जो जो रूल बनाए जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, सबसे पहले सोसाइटी की एक्सेप्टेंस ही मेरे लिए मैटर करती है, उसके बाद आपकी कोई दूसरी थिंग मेरे लिए मैटर करेगी। इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया, हिज थ्योरी वाज आल्सो क्रिटिसाइज बाय मैनी जूरिस्ट, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि भाई किन किन ने क्रिटिसाइज किया था, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।
केल्सन की बात करें, लास्ट जूरिस्ट की बात करें हम एनालिटिकल स्कूल में, पॉजिटिविज्म स्कूल में, तो हम बात करते हैं केल्सन की। ये आपके सबसे जूनियर थे, बेंथम ऑस्टिन हार्ट केल्सन, BAHK। तो आपका इनका टाइम पीरियड देखोगे आप 1881 से 1973, टाइम पीरियड में फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं करना, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। या तो आप याद कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कई बार एग्जामिनर पूछ भी सकता है, कुछ नहीं पता एग्जामिनर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि आप 25-30 जूरिस्ट के टाइम पीरियड याद नहीं कर सकते, एक दो के कर सकते हो, लेकिन आप क्रोनोलॉजी बना के आप BAHK ये आप याद कर सकते हो। तो हमारे केल्सन जी बिलोंग करते हैं वेना स्कूल ऑफ लीगल थॉट से। इनका जो प्रपोज किया था इन्होंने, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, कितनी बार क्वेश्चन आया, पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया, सिंपल पूछ लेगा, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किस जूरिस्ट की थी? सिंपल आंसर है केल्सन की थी, मार्क करके आगे बढ़ो, ठीक है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने इसका नाम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों रखा, वो इन्होंने रीजन दिया, ए थ्योरी विच इज फ्री फ्रॉम, ठीक है, सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ऐसी थ्योरी जो इन चार चीजों से मुक्त है, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीज हो सकती है, फिलहाल यहाँ पे चार चीजें इन्होंने ज्यादा हाईलाइट करी कि सोशल, ठीक है, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल मैटर से फ्री है, ठीक है, तो वो और लॉजिकल सपोर्ट्स कर रही है, तो वो एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे बात करी। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर इनकी तरफ से माने हम, तो इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है, लॉ इज नॉर्मेटिव एंड नॉट ए नेचुरल साइंस। भाई एग्जैक्ट ये लाइन है ना, एग्जैक्ट ये लाइन यूजीसी नेट में कई बार आई हुई है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई एक लाइन ये दे देगा कि लॉ इज नॉर्मेटिव एंड ए नेचुरल साइंस, एक लाइन ये दे देगा लॉ इज नॉर्मेटिव एंड नॉट ए नेचुरल साइंस, फिर पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू केल्सन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पूछ लेगा कि भाई ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों गलत है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि लॉ इज नॉर्मेटिव एंड नॉट ए नेचुरल साइंस, ठीक है, बहुत ही मतलब बेसिक चीज है। कोई भी है आपके कोई साइंस वाली फंडामेंटल, कोई ऐसी साइंस वाली कोई 30 मकान वाली चीज नहीं है। देयर आर सैंक्शन अटैच टू दी लॉ इटसेल्फ, कह रहे हैं कि भाई अलग से सैंक्शन लगाने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली लॉ के साथ सैंक्शन लग के आते हैं। तो वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है लॉ के रिगार्डिंग। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग लॉ की डेफिनेशन देखें तो वो यही है। उन्होंने लॉ को फर्दर थोड़ा सा और रिफ्रेन किया, अगर बात करें छोटा किया, ही डिफाइंड लॉ एज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो एक ये, अगर ह्यूमन बिहेवियर जिस प्रकार से इसकी सोसाइटी का चल रहा है, तो वही कह रहे हैं कि वही एक लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम लॉज आर ओट प्रपोजिशंस, यानी कि नॉर्म्स की बात करते हैं। नॉर्म्स वर्ड जहाँ पे आ जाएगा आपको समझना है कि केल्सन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर की बात जहाँ पे आ जाए, केल्सन की बात करी जा रही है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात आ जाए, केल्सन की बात करी जा रही है। नॉर्मेटिव या नेचुरल साइंस की बात आ जाए, केल्सन की बात करी जा रही है। उन्होंने बोला था कि लॉ नॉर्मेटिव है लेकिन नेचुरल साइंस नहीं है, केल्सन की बात आएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। उन्होंने बोला कि भाई ये एक लो कुछ नहीं है, बस एक ओट प्रपोजिशन है। अगर एक चीज हैपन हो रही है तो डेफिनेटली अगली चीज भी हैपन होगी। अगर किसी ने चोरी करी है तो डेफिनेटली बात है कि भाई अब उसको सजा मिलेगी, यानी कि अगर ए इंसान ने चोरी करी है तो डेफिनेटली बात है कि जो उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि थीफ, हम बी को थीफ, अगर हम बी को पनिशमेंट बोले, ए को थीफ बोले, कि अगर इंसान ने थीफ किया है तो उसके बाद जो पनिशमेंट उसको है वो डेफिनेटली ओट टू बी हैपन है, वो तो होनी होनी है। तो कह रहा है कि भाई लोग कुछ नहीं है, बस जस्ट क्या है, ओट प्रपोजिशंस हैं, यानी एक चीज हैपन होगी तो दूसरी भी डेफिनेटली ओट टू बी हैपन होगा। इनका ये तरीका था समझाने का लोग को। तो उन्होंने बताया कि जो नोम है, नोम को इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि नोम इज ए वैलिड ओनली, कब वैलिड माना जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम और इज ordained बाय अनदर सुपीरियर नोम। ये कह रहे हैं कि भाई नोम कुछ नहीं है, बस ये तभी नोम माने जाते हैं कि अगर किसी सुपीरियर नोम से उसको डिराइव किया जाएगा, ठीक है। नॉर्म को इन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड किया, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट नॉर्म्स। डिपेंडेंट नॉर्म्स की बात करें, ये भी आप देख रहे हो कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सिनेरियो देखते जाओ। इन्होंने रूल्स को दो तरीके में डिवाइड किया, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। इन्होंने लॉ को दो तरीके में डिवाइड किया, प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ। बात करें प्राइमरी लॉ सेकेंडरी होगा अपना, और इन्होंने किया है नॉर्म्स को डिपेंडेंट नॉर्म और इंडिपेंडेंट नॉर्म्स में। तो मैं आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या करते हैं जूरिस्ट। सबसे पहले अपना कोई या तो थ्योरी देते हैं, उसके बाद इनका अपना एक ओपिनियन होता है लॉ की डेफिनेशन का, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर अगर इनके अकॉर्डिंग अगर जो उनकी डेफिनेशन में कोई वर्ड है तो फिर उसको भी ये और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम ऑस्टिन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग लॉ के टाइप थे कि आपको प्रॉपर लॉ होता है, इम्प्रॉपर लॉ होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल होता है। कैल्सन की बात करें तो नॉर्म वर्ड पे फोकस किया इन्होंने। नॉर्म वर्ड पे फोकस करने के बाद इन्होंने नॉर्म्स के टू टाइप्स बताए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट नॉर्म्स। तो आपको ऐसे कंपैरिजन करके याद करते हुए चलना है।
ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ों को देखोगे तो आपको कंपैरिजन खुद धीरे धीरे समय के साथ साथ दिखने लग जाएगा। तो डिपेंडेंट नॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने बताया कि नॉर्म्स विच डू नॉट कोर्स पीपल, यानी नॉन कोर्सिव नेचर के होते हैं। यानी हम बात करें तो इन्होंने एक हल्का सा टच लिया है ऑस्टिन के जो सैंक्शन वाली बात थी उसका। इन्होंने बोला है कि जो डिपेंडेंट नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर कोएशन नहीं होता, उसके अंदर सैंक्शन नहीं होते, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नॉर्म्स होते हैं उनके अंदर कोएशन होता है। दे आर कोर्सिव इन नेचर, यानी उनके अंदर सैंक्शन वाली झलक होती है। अगर हम बात करें तो जो डिपेंडेंट नॉर्म्स होते हैं आर डिपेंडेंट फॉर देयर वैलिडिटी ऑन देयर इंडिपेंडेंट नॉर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट नॉर्म्स होते हैं इनका नाम ही डिपेंडेंट नॉर्म इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नॉर्म्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी वैलिडिटी को वैलिड करवाने के लिए। ध्यान से समझो, डिपेंडेंट नॉर्म्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर वैलिडिटी। वे अपनी वैलिडिटी को, अपने एग्जीक्यूशन को, अपने आप अथॉरिटेटिव को, अपने बाइंडिंग नेचर को ऑन दी इंडिपेंडेंट नॉर्म्स पे होते हैं। अगर खाली डिपेंडेंट नॉर्म्स की बात करें तो अगर ये अकेले हैं नॉर्म्स, डिपेंडेंट नॉर्म्स, तो ये आपके बाइंडिंग नेचर इनका नहीं होगा, इनका वैलिडेशन नहीं होगा, इनका अथॉरिटेटिव नहीं होगा। इनका अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग नेचर तभी होगा जब ये इंडिपेंडेंट नॉर्म्स के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो वैलिडिटी है वो इंडिपेंडेंट नॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात कही, मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन चीज़ों को ऐसे ही पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, बार बार पढ़ के, बार बार सीख के। उसके बाद इन्होंने बोला लॉ इज ए सिस्टम ऑफ बिहेवियरल नॉर्म्स लाइक ग्रंड नॉर्म। मैंने आपको बार बार बोला था, यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की बात करी है, नॉर्मेटिव एंड नेचुरल साइंस की बात करी है, प्योर थ्योरी की बात करी है। इन्होंने फिर से बोला कि लॉ इज ए सिस्टम ऑफ बिहेवियर नॉर्म्स लाइक ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म बहुत ही बार ये वर्ड यूज किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रंड नॉर्म थ्योरी किसने दी थी। आपका आंसर होना चाहिए केल्सन ने दी थी। तो आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड्स आपको याद करके शॉर्ट फॉर्म में अपने लिख लेने। अगर आप अपने कॉपी पे नोट्स बना रहे हो तो पर्टिकुलर जो भी वर्ड्स मैंने येलो में आपके हाईलाइट करे हैं उनको आप रेड पेन से, और कुछ वर्ड्स अगर मेरे से मिस भी हो गए हैं जो मैंने एग्जाम अभी बोलते टाइम अगर मैंने आपको उन पे हाईलाइट करवाया, तो आप अपने रेड पेन से, ब्लैक पेन से, ग्रीन पेन से, जो भी आप मार्कर यूज़ कर रहे हो उनसे आप उनको हाईलाइट करिए, क्योंकि आप एग्जाम में के टाइम जब पढ़ोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वही कीवर्ड आपके दिमाग में बैठेंगे और उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आप कीवर्ड नहीं याद करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से सोल्व नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्जाम में। तो इन्होंने बोला द लॉ इज ए सिस्टम ऑफ बिहेवियर नॉर्म्स लाइक ए ग्रंड नॉर्म। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ग्रंड नॉर्म की बात करें तो इन्होंने बोला कि अगर हम किसी कंट्री की एक बात करें जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इंडिया यूएसए की बात करें हम, तो यहाँ पे जो ग्रैंड नॉर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही उनका ग्रैंड नॉर्म माना जाता है। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म हम एक बोले तो कल हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ में कि कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड या फिर पॉलिटिकल आप कह सकते हो, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही हम ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिस कंट्री में, तो वहाँ पे हम जो सोशल बिहेवियर है, यानी कि ये बार बार फोकस कर रहे हैं, जो आपका सोशल बिहेवियर है वो आपका फिर वहाँ पे वो बन जाएगा। यानी हम देखें तो इन्होंने एक टच लिया है, इन्होंने टच लिया है हार्ट्स का, यानी कि हार्ट ने जब बोला था लॉ इज ए सिस्टम ऑफ ए सोशल रूल्स विच एक्वायर द करेक्टर ऑफ लीगल रूल्स। इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे लिया कि जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन मान लेंगे ग्रंथों में। यानी कि जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने ऑस्टिन वाला अप्रोच अपनाया, यानी कि कमांड, सेक्शन और सोवरेन थ्योरी को इन्होंने अपनाया। और अगर हम नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन्होंने सोशल बिहेवियर को बोला कि वही ग्रंथों में। यहाँ पे इन्होंने हार्ट की थ्योरी को अपनाया। तो हम कह सकते हैं जो केल्सन जी थे उन्होंने ऑस्टिन और हार्ट की थ्योरी को मिक्स करके अपना एक ग्रैंड नॉर्म, एक कंसेप्ट दिया, जिसके बाद उन्होंने ये अपनी एनालिसिस हमारे सामने रखी है। ऐसे ये देखिए, मैंने को भी एक दिन में एनालाइज नहीं होता, बार बार आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आप भी ऐसे एनालाइज करना सीख जाओगे। ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉज दी ग्रैंड नॉर्म इज दी प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म अगर बात करें हम इंटरनेशनल लॉ की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड पक्का सुना होगा, पैक्टा सुंट सर्वांडा। ठीक है, और आप कई बार ये आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो कई बार, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ये। तो ये भाई पैक्टा सुंट सर्वेंटा शायद सीयूटी 2020 में आया था, 21 में आया था, आई डोंट नो, लेकिन सीयूटी में भी आया हुआ है एक बार, और शायद आपके यूजीसी नेट में तो हर बार आता ही है। मतलब मोस्टली आप 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। और मोस्टली जो भी आप एग्जाम देते हो, एलएलबी एलएलएम से रिलेटेड जो भी डीयू के आप पहले होते थे, बीएचयू के होते थे, एंट्रेंस अलग से होते थे उनके, तो उनमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं। पैक्टा सुंट सर्वेंटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब ही पूछ लेता है। पैक्टा सुंट सर्वेंटा का मतलब होता है ट्रीटी ओब्लिगेशंस आर बाइंडिंग ऑन पार्टीज, यानी जितने भी आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं
वो केवल पार्टीज जो हैं उसके एग्रीमेंट्स की उन्हीं पे बाइंडिंग रहेंगी, ठीक है, भले ही उनकी सहमति हो या ना हो, ठीक है। इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया जूरिस्ट के द्वारा, वो हम नहीं पढ़ेंगे कि किन किन जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, वो इतना डीप में नहीं जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने आज 4 जूरिस्ट को पढ़ा है, हमने एक स्कूल पढ़ा है, एनालिटिकल स्कूल हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके अंदर हमने सारे कंसेप्ट देखे हैं। सबसे पहले हमने बेंथम पढ़ा है, फिर हमने हार्ट को पढ़ा है, हार्ट बेंथम के बाद हमने ऑस्टिन पढ़ा है, फिर हार्ट पढ़ा है, फिर कैल्सन पढ़ा है, BAHK। तो आपको इस तरीके से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना है। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ऐसा कि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करिए इनको, ठीक है। तो आई होप आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।